हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस के पीवाईक्यू करने वाले हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक यूनिट है आपकी झारखंड पीजीटी कॉमर्स के सिलेबस में। ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जो लोग ऐप से जुड़े हुए हैं, कि हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन से हम लोगों ने पूरा जो सिलेबस है, जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन यूनिट का सिलेबस था, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो बच्चे नए हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं और झारखंड पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हमारे ऐप पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जहां पर आपको हर यूनिट के नोट्स मिल जाएंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ्स, लेक्चर्स मिल जाएंगे रिकॉर्डेड, टेस्ट और मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल होंगे। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो झारखंड पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग चाहो तो हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो ऐप से, अफेयर्स विद बिजनेस, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। और आज के सेशन में हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के पीवाईक्यू करने वाले हैं, जिसका पूरा सिलेबस हम लोग ऐप पे ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। देखिए, पीवाईक्यू से क्या होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है। उसके साथ ही हमने जो भी पूरा सिलेबस किया है, इन केस अगर कोई भी पॉइंट रह गया है तो वो हमारा क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग क्लास शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, द टू डोमिनेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर। इंडस्ट्रियल रिलेशन के दो डोमिनेंट एस्पेक्ट कौन से हैं? पीवाईक्यू है, ये आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस वो हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि वो दो दो डोमिनेंट एस्पेक्ट्स कौन से हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के दो डोमिनेंट एस्पेक्ट्स हैं, डोमिनेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने फर्स्ट क्लास में ही ये चीज़ हमने फर्स्ट क्लास में ही सीख ली थी कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होता है। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में हम मेनली बात करते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन के बारे में, कि किस तरीके से उनके बीच का रिलेशन है। और ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है वो अच्छे बने रहें। क्यों? इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करके रखने के लिए, ताकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक दूसरे को कॉपरेट करके चलें। ठीक है। क्या करके चले? कॉपरेट करके चले। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस की जब हम बात करते हैं, तो मेन हम बात करते हैं कि रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, ताकि वो आपस में क्या करें, एक दूसरे को कॉपरेट करें। क्या करें? कॉपरेट करें। उसी के साथ हम लोगों ने मेन इंडस्ट्रियल रिलेशंस में क्या पढ़ा है बच्चों, कि जब भी कोई, वैसे तो हमारा फर्स्ट फोकस यही है कि रिलेशंस ही अच्छे बनाने हैं। ठीक है। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिलेशंस खराब हो। मगर आप लोगों को याद हो तो हमने जब पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, तो उसके सेकेंड हाफ में हमने क्या पढ़े थे? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। मतलब अगर डिस्प्यूट्स हो गए हैं, अगर लड़ाई हो गई हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ गई हैं, तो उस केस में भी अब हमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस को वापस रिस्टोर करना है। ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के मेन दो डोमिनेंट एस्पेक्ट क्या होंगे? देखिए, कोलैबोरेशन एंड फ्रिक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कन्फ्लिक्ट, कंजंक्शन एंड कन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट। अब अगर जिन्होंने पहले क्लास भी की हुई है और अभी आपने अगर ध्यान से सुना है, तो आप लोग बिल्कुल सही आंसर बताएंगे। एक बार और मैं रिपीट करती हूँ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में मेन हम बात करते हैं कि रिलेशंस मेंटेन करके रखना है हमको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। ठीक है। मत क्यों रिलेशंस मेंटेन करके रखना है? क्योंकि वो एक दूसरे को कोऑपरेट करें, इंडस्ट्रियल पीस बनी रहे। मेन मोटिव यही है कि इंडस्ट्रियल पीस बनी रहे, हारमोनी बनी रहे। ठीक है। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे रहें, जिससे वो दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। मगर इन केस फिर भी लड़ाई हो जाती है, कोई भी दिक्कत हो जाती है, उसके बाद भी क्या मेन मोटिव है? कि उसको वापस रीस्टोर करना है। तो कोऑपरेशन के टाइम पर भी और कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर भी मेन मोटिव क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशन। इसलिए अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि दो डोमिनेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के, तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स होगा कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग दी following advocated the trusteeship theory of industrial relations। अब देखो, आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने क्या किया था, एक टॉपिक हमने पढ़ा था। मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन में ये भी बता दूंगी कि किस टॉपिक में से वो क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि अगर
कुछ भी रह जाता है तो आप लोग वो नोट्स में जाकर आप लोग उस टॉपिक को रेफर कर सकें। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो हमारा पूछा गया है थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। हमने थ्योरीज पढ़ी थी इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। ठीक है, अप्रोचेस इंडस्ट्रियल रिलेशंस की थ्योरीज का मतलब हमने इसमें क्या पढ़ा था कि कैसे अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से इंडस्ट्रियल रिलेशन को क्या किया है, डिफाइन किया हुआ है, बताया है, उनकी क्या थ्योरी है किस तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेंटेन किया जाए, उनका क्या अप्रोच है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस इस तरीके से क्या कहते हैं मेंटेन किए जाएंगे। राइट, तो उसमें हमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी थी। ठीक है, उसमें से हम यहाँ अभी अगर हमको 4 नाम गिवन है, 4 नेम्स गिवन है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन हमसे फिलहाल ये पूछा गया है कि ट्रस्टीशिप थ्योरी किसने दी है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की ट्रस्टीशिप थ्योरी किसने दी है। और ऑप्शन है आपके पास एम के गांधी ने, गांधी जी ने, एन एम लोखंडे ने, वीवी गिरी ने, या फिर कार्ल मैक्स ने। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं कि अलग अलग जो थ्योरी है वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले देखो कार्ल मैक्स ने जो थ्योरी दी थी, कार्ल मैक्स की जो थ्योरी है उसमें इन्होंने कहा है, इनका जो मेन फोकस था वो था क्लास कन्फ्लिक्ट पर। क्लास कन्फ्लिक्ट पर, क्लास कन्फ्लिक्ट मतलब आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 क्लासेस होती हैं, जैसे वर्कर क्लास एंड कैपिटलिस्ट क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास हम किसे बोलते हैं, जो लोग ओनर हैं, आप लोग एम्प्लॉय, जो लोग ओनर हैं, जिनकी पूरी प्रेमाइसेस है, जिनके लिए वर्कर्स काम करते हैं। राइट, तो ऑब्वियसली कैपिटल क्लास जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे क्योंकि उन्हीं का सब कुछ है, और वर्कर्स क्या कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट क्लास के लिए क्या कर रहे हैं, काम करते हैं। तो कार्ल मैक्स का कहना ये है कि किसी भी सोशल चेंज के लिए, बदलाव के लिए, ये क्लास कन्फ्लिक्ट जो है वो ज़रूरी है। क्लास कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि कैपिटलिस्ट पावर, क्योंकि कैपिटलिस्ट जो लोग हैं, क्लास है, वो ज़्यादा पावरफुल होती है, इसलिए वो वर्कर क्लास को क्या करती है, डोमिनेट करती है, डोमिनेट करती है, उसका एक्सप्लॉइटेशन करती है। अब यहाँ पर जब उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है तो उस केस में फिर वर्कर्स क्या करते हैं, वर्कर्स के पास एक वो आता है, वर्कर्स एक तरीके से रिबेलियन हो जाते हैं। ठीक है, एक लिमिट आती है कि उसके बाद वो लोग नहीं सहेंगे, इसलिए कहा गया है उसके बाद फिर वो लोग क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, जो बनता है सोशल चेंज, जिससे क्या आता है, सोशल चेंज आता है। क्लियर है, तो क्या बात होती है, सबसे पहले तो एक चीज़ और याद रखनी है कि कार्ल मैक्स की थ्योरी को रेडिकल अप्रोच भी कहा जाता है, आप लोगों से दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कार्ल मैक्स की थ्योरी को रेडिकल अप्रोच भी कहा जाता है। कार्ल मैक्स ने मेन क्या बात की थी कि क्लास कन्फ्लिक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सोशल चेंज। और क्लास कन्फ्लिक्ट क्या है, वर्कर क्लास और कैपिटल क्लास के बीच में लड़ाई है। वर्कर क्लास जो है जब उसको ज़्यादा दबाया जाएगा तो उसकी एक लिमिट आएगी, और वहाँ से जब वो आवाज़ उठाएगा तो सोशल चेंज आएगा। क्लियर है ये चीज़। और इस कार्ल मैक्स ने ये भी बताया कि मेन ऑब्जेक्टिव जो है, काम करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, वो प्रॉफिट के साथ, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, प्रॉफिट। क्योंकि कैपिटलिस्ट अगर काम कर रहे हैं और वो डोमिनेट कर रहे हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि उन्हें प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो वर्कर क्लास को एक तरीके से नेग्लेक्ट करते हैं। राइट, तो यहाँ पर क्लास कन्फ्लिक्ट जो है इनके अकॉर्डिंग क्या है, ज़रूरी है किसी भी सोशल चेंज के लिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे बनाने के लिए। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कार्ल मैक्स की थ्योरी। उसके बाद आपकी दी है, उसके बाद हम बात करते हैं वीवी गिरी की थ्योरी के बारे में। वीवी गिरी जी ने क्या कहा था, वीवी गिरी जी जो हैं वो लेट प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। उन्होंने मेनली किस चीज़ पे फोकस किया था, उन्होंने बोला था म्यूचुअल सेटलमेंट हो जाना चाहिए। बाइपर्टिज्म को ही इन्होंने सपोर्ट किया था। इन्होंने बोला था तीसरी पार्टी को इंटरफेयर करने की ज़रूरत ना पड़े। इन्होंने बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया था कलेक्टिव बार्गेनिंग को। वीवी गिरी के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस को मेंटेन कैसे किया जाए कि अगर इन केस कोई भी लड़ाई हो रही है, कोई भी मतभेद हो रहा है दोनों क्लासेस के बीच में, तो आपस में बातचीत करके सुलह कर ली जाए, बात वहीं पर सेटल कर ली जाए। कलेक्टिव बार्गेनिंग को इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। और ये स्ट्रांगली अगेंस्ट थे एडजुडिकेशन के, कि मतलब कोई भी थर्ड पार्टी आए जजमेंट दे, वो उसकी स्ट्रांगली अगेंस्ट थे। उनका कहना था कि जो दोनों पार्टी हैं वो आपस में बातचीत करके जो भी अपने मसले हैं वो हल कर ले, वही बेहतर है। ठीक है, तो वीवी गिरी के अकॉर्डिंग क्या था, म्यूचुअल सेटलमेंट वॉज इंपॉर्टेंट, बाइपर्टिज्म को इन्होंने सपोर्ट किया था, और एडजुडिकेशन के ये अगेंस्ट थे।
ठीक है, ध्यान से सुनना है बच्चों आपको। और देखो एन एम लोखंडे बच्चों यहाँ पर इन्होंने थ्योरी नहीं दी है। एन एम लोखंडे जी को फाउंडर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट कहा जाता है। इनको हम अलग क्वेश्चन आएगा वहाँ पढ़ेंगे, मगर एन एम लोखंडे जी ने थ्योरी नहीं दी है इंडस्ट्रियल रिलेशन की। ठीक है, फिर आते हैं महात्मा गांधी जी। ठीक है, गांधी जी ने क्या दी है, गांधी जी ने थ्योरी दी थी। देखो, कोई बात कर रहा था, थ्योरी जब हमने पढ़ी थी तो कोई बात कर रहा था कि कैपिटलिस्ट क्लास के बारे में, कोई बात कर रहा था सोशलिस्ट क्लास के बारे में। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि दोनों ही क्लासेस जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को अगर सपोर्ट करेंगी तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है वो बहुत अच्छे बने रहेंगे। कन्फ्लिक्ट अगर हो भी रहा है, कोई मतभेद हो भी रहा है, तो गांधी जी का कहना ये था कि बहुत ही शांति से क्या किया जाए, उसका विरोध किया जाए। पीसफुल तरीके से, नॉन वायलेंस को फॉलो करते हुए बहुत ही पीसफुल तरीके से उस चीज़ का विरोध किया जाए। और गांधी जी ने कहा था कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो पूरी तरीके से वर्कर क्लास को सपोर्ट करे, क्योंकि वो रिच हैं, वो वेल्दी हैं, तो उनको एक ट्रस्टी की तरह क्या करना है, काम करना है। उनको एक ट्रस्टी की तरह काम करना चाहिए ताकि वो फर्दर वर्कर्स का भी क्या कर सके, वेलफेयर कर सके। क्लियर है ये चीज़, उनको एक्सप्लॉइट ना करें, एक ट्रस्टी की तरह काम करें, क्योंकि वो उनका क्या कर रहे हैं, वो वर्कर्स उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। राइट, तो महात्मा गांधी जी ने ही क्या दी है, ट्रस्टीशिप थ्योरी दी है। क्या दी है, ट्रस्टीशिप थ्योरी दी है। मतलब जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो वर्कर क्लास को पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा, उसके ट्रस्टी की तरह काम करेगा, ना कि उसको एक्सप्लॉइट करेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रस्टीशिप थ्योरी किसने दी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गांधी जी ने ट्रस्टीशिप थ्योरी दी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रेडिकल अप्रोच किसे कहते हैं, तो आप लोग बोलेंगे कार्ल मैक्स को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि म्यूचुअल सेटलमेंट को या फिर एडजुडिकेशन के स्ट्रांगली अगेंस्ट कौन है, वो है वीवी गिरी। क्लियर है ये चीज़ बिल्कुल। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है, महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट ट्रू विद रिलेशन टू द परसिस्टेंस ऑफ आउटसाइड लीडरशिप इन इंडियन ट्रेड यूनियन। क्या बात हो रही है यहाँ पर, बोला गया है कि आउटसाइड लीडरशिप के बारे में, आउटसाइड लीडरशिप जो होती है ट्रेड यूनियन में, उसके बारे में कुछ 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। उसमें से आपको ये बताना है कि नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग आउटसाइड लीडरशिप। आउटसाइड लीडरशिप में भी हमने पूरा एक लेक्चर लिया था। ठीक है, आउटसाइड लीडरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था एक मेन, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रेड यूनियन में। उसमें एक हमारा पॉइंट था आउटसाइड लीडरशिप, और फिर उस आउटसाइड लीडरशिप के टॉपिक को हमने पूरा कंप्लीटली डिटेल में पढ़ा था। आउटसाइड लीडरशिप बच्चों मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। आउटसाइड लीडरशिप क्या होता है कि जैसे ट्रेड यूनियन बनती है ना, ट्रेड यूनियंस फॉर्म होती हैं, वर्कर्स एक साथ आते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, ट्रेड यूनियन बनाते हैं। अब जब भी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आते हैं तो उनको लीड करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। ठीक है, आई एम सो सॉरी, लीड करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो इनके जो लीडर होते हैं, इसके जो लीडर होते हैं, ट्रेड यूनियन के लीडर, अगर वो लीडर इन ट्रेड यूनियन में जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से कोई नहीं है, तो वो कहा जाता है आउटसाइड लीडरशिप। क्या कहा जाता है, आउटसाइड लीडरशिप। मतलब ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स हैं उसके बाहर से कोई और आया है जो लीडर बना है ट्रेड यूनियन का, उसे कहा जाता है आउटसाइड लीडरशिप। ठीक है, और आउटसाइड लीडरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि जो मेंबर्स हैं वो क्या है, ज़्यादातर इलिटरेट थे, उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता था, लेबर लॉस के बारे में नहीं पता था, उनमें इतनी पावर नहीं थी जितनी आउटसाइड लीडरशिप के ओहदे में थी। तो इसलिए आउटसाइड का लीडरशिप का कॉन्सेप्ट आया। और आउटसाइड मतलब ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स नहीं हैं उसके बाद भी बाहर के लोग इसके लीडर बन सकते हैं। ये खुद ट्रेड यूनियन एक्ट ही अलाउ करता है अपने सेक्शन 22 में, ये याद रखना है। किस सेक्शन में अलाउ करता है, सेक्शन 22 में आउटसाइड लीडरशिप अलाउ करता है ट्रेड यूनियन एक्ट खुद। इसलिए आउटसाइड जो ट्रेड यूनियन के मेंबर के बाहर के लोग हैं वो इसके लीडर बन सकते हैं। साथ ही में एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि आउटसाइड लीडरशिप में, देखो इतनी बात तो मैंने आपको बता दी कि सेक्शन 22
के अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन एक्ट खुद ही अलाउ करता है कि हाँ आउटसाइड लीडरशिप हो सकती है, मगर पहले जो है वो हाफ हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स जो है पहले आउटसाइड के बाहर के लीडर्स हो सकते थे, मगर 2001 में अमेंडमेंट हुआ था इस एक्ट का, और 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स या फिर 5 इन टोटल या फिर 5, इन दोनों में से जो भी कम होगा उतने ही नंबर जो है वो अलाउड है आउटसाइड लीडरशिप के लिए। क्लियर है ये चीज़ बिल्कुल? आउटसाइड लीडरशिप समझ में आ गया आप लोगों को, याद आ गया होगा हम लोगों ने जो पढ़ा था। अब आपको बताना है कि इसमें से आउटसाइड लीडरशिप, इसमें मेन जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से अब आपको बताना है परसिस्टेंस ऑफ आउटसाइड लीडरशिप, मतलब लगातार आउटसाइड लीडरशिप हो रही है ट्रेड यूनियन के को जो मेंबर्स हैं उसमें से कोई भी लीडर नहीं बन रहा है, लगातार जो लीडरशिप है वो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स के बाहर किसी ना किसी के पास जा रही है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास, किसी के भी पास जा रही है। तो लगातार अगर लीडरशिप बाहर ही रहेगी तो उसके रिगार्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं। देखो सबसे पहले तो याद रखना, अगर परसिस्टेंस बात हो गई है तो कहीं ना कहीं अब ये गलत हो जाता है। हमने पढ़ा भी किस में था, ये प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेड यूनियन में पढ़ा था। मतलब अगर लगातार आउटसाइड लीडरशिप है तो कहीं ना कहीं ये क्या है, प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब इस बात को याद रखना है और फिर अब स्टेटमेंट देखने हैं। देखो, तो द रोल ऑफ स्टेट एंड द इंक्रीज्ड प्रेशर्स ऑफ पॉलिटिशियन, बिल्कुल सही बात है। अगर आउटसाइड लीडरशिप लगातार रहेगी तो स्टेट का रोल और पॉलिटिशियंस जो भी उसके लीडर रहेंगे उनका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये तो सही है आउटसाइड लीडरशिप के रिगार्डिंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द रिलेटिव इमेच्योरिटी ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट। इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट थोड़ा सा हिल जाएगा क्योंकि लीडर ही जब लगातार बाहर का है, अगर लगातार बाहर का लीडर है तो उसको वर्कर्स के जो मोटिव हैं उनसे कम कंसर्न होगा और वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करने लग जाएगा। उसके अलावा तो ये भी सही है, ये भी परसिस्टेंस आउटसाइड लीडरशिप के लिए ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद इंक्रीज लिटरेसी एंड एनहेंस्ड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, पढ़ा मतलब लिटरेसी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वर्कर्स ज़्यादा जानने लगेंगे। एंड इन्हेंस्ड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, उनको लिंग्विस्टिक एक स्किल भी उनकी इंक्रीज हो जाएगी इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अंदर, और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, कलेक्टिव एग्रीमेंट्स, इन सब के बारे में भी पता चल जाएगा आउटसाइड लीडरशिप की वजह से। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर ये सब पता चल ही जाएगा तो परसिस्टेंट आउटसाइड लीडरशिप रहेगी क्यों, लगातार लीडरशिप बाहर क्यों जाएगी, है ना? और हमने इसको प्रॉब्लम में भी पता है, तो ये इस तरीके का बेनिफिट कैसे कर सकता है? लगातार अगर आउटसाइड लीडरशिप है बच्चों तो ये प्रॉब्लम है। ये क्या है? ट्रेड यूनियन के लिए प्रॉब्लम है। और ये लिटरेसी इंक्रीज नहीं कर सकती है वर्कर्स की, लगातार आउटसाइड लीडरशिप रहेगी तो जो लीडर है वो जानेगा सारी चीज़ें, उसके मेंबर्स कैसे जानेंगे? करेक्ट है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन, परसिस्टेंस इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सी स्टेटमेंट सही नहीं है। डी भी एक बार पढ़ लेते हैं ऑप्शन, देखिए, द स्मॉल बेस ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन एंड देयर पुअर फाइनेंशियल रिसोर्सेस। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम ही है आपकी, ये भी आउटसाइड लीडरशिप की वजह से ये भी एक प्रॉब्लम है। इसमें सिर्फ सी ही है जो परसिस्टेंस आउटसाइड लीडरशिप को लेके स्टेटमेंट सही नहीं है। क्लियर है ये चीज़ आप लोगों को? आई होप आपके क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर हो रहे होंगे, रिवीजन भी हो रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू ऑफ ले ऑफ्स। ले ऑफ के बारे में इनमें जो ये जो आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ये इतना बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल आपके पीवाईक्यू में पूछा गया है एज इट इज। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि आपको बताना है कि ले ऑफ के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ले ऑफ होता क्या है। ठीक है, ले ऑफ क्या होता है? देखिए, ले ऑफ क्या होता है, ले ऑफ में एम्प्लॉयर्स की इनकैपेसिटी की वजह से, वो कैपेबल नहीं होता किसी भी इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, इमरजेंसी की वजह से, क्या होता है, एम्प्लॉयर क्या करते हैं, वर्कर्स को टेम्परेरी बेसिस पर जॉब से हटा देते हैं। टेम्परेरी बेसिस पर क्या कर देते हैं, जॉब से हटा देते हैं, उसको कहा जाता है ले ऑफ। उसको क्या कहा जाता है, ले ऑफ। अब यहाँ पर इसमें अब 3 केसेस होते हैं। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना, इसमें 3 केसेस होते हैं, नोट कर लेना बच्चों इसको, ले ऑफ के केसेस को। देखो इसमें क्या होता है, एक तो हमने पढ़ा था कि
अगर वर्कर का नाम मस्टर रोल पर है, मस्टर रोल का मतलब होता है कि रजिस्टर जिसमें मेंटेन किया जाता है कि कौन है कौन नहीं है, कौन एम्प्लॉय, ठीक है, एक प्रॉपर आप ये मान लीजिए कि रजिस्टर जो रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है। तो तीनों ही केस में, एक तो तीनों ही केस में वो एम्प्लॉय जिसका नाम मस्टर रोल पर है, ठीक है। केस 1 कह रहा है आपका कि उसका नाम मस्टर रोल पर है और उसको क्या किया गया है, नॉर्मल वर्किंग आवर में, नॉर्मल वर्किंग आवर में बुलाया गया है ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रेजेंट हुआ है, फिजिकली प्रेजेंट हुआ है, आया है, ठीक है, किसी भी दिन, नॉर्मली किसी भी दिन, और उसको उसके आने से विद इन 2 आवर्स, ठीक है, वो आया है और विद इन 2 आवर, सॉरी, विद इन 2 आवर्स अगर उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, ठीक है, 2 घंटे के बाद भी, 2 घंटे के अंदर अंदर अगर उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो क्या माना जाएगा कि वो लेड ऑफ है, क्या माना जाएगा कि वो लेड ऑफ है। पहला केस क्या है, अगर वो एम्प्लॉय जिसका नाम मस्टर रोल पर है और उसको बुलाया गया है नॉर्मल वर्किंग आवर्स के दौरान, ठीक है, बुलाया गया है, वो खुद फिजिकली प्रेजेंट हुआ है, उसके बावजूद उसको 2 घंटे के अंदर अंदर अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया है, एम्प्लॉयमेंट नॉट गिवन, तो उसको लेड ऑफ माना जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बहुत, मैं इसको आसान करके बता रही हूँ, उधर डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डिफिकल्ट सा दिया हुआ है, इसको समझना है आपको। पहला केस ये है कि मस्टर रोल में है, नॉर्मल वर्किंग आवर में बुलाया गया है, 2 घंटे के अंदर अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली है, तो उसको उस दिन के लिए लेड ऑफ माना जाएगा। क्लियर है ये चीज़। दूसरा केस, मस्टर रोल में उसका नाम है, ठीक है, और वो बंदा जो एम्प्लॉयड नहीं है, मतलब मस्टर रोल में उसका नाम है और उस बंदे को सेकेंड शिफ्ट में बुलाया गया है, सेकेंड शिफ्ट में बुलाया गया है, ठीक है, और सेकेंड शिफ्ट में बुलाने के बाद वो खुद फिजिकली आया है, सेकेंड शिफ्ट में उसको बुलाया गया है और उसको क्या दे दिया गया है, सेकेंड शिफ्ट में मगर उसको एम्प्लॉयमेंट दे दिया गया है, बुलाया है और सेकेंड शिफ्ट में एम्प्लॉयमेंट दे भी दिया गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आधे दिन के लिए क्या माना जाएगा, लेड ऑफ माना जाएगा, ठीक है, आधे दिन का उसका ले ऑफ माना जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। मस्टर रोल सेकंड शिफ्ट में अगर बुलाया गया है, मस्टर रोल में उसका नाम है, सेकंड शिफ्ट के लिए बुलाया गया है और वो आया है और उसको एम्प्लॉयमेंट दे दी गई है एंड आर एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन गिवन, तो उस केस में वो सिर्फ और सिर्फ आधे दिन के लिए ही ले ऑफ माना जाएगा, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, ठीक है। और थर्ड केस है कि अगर मस्टर रोल पर उसका नाम है, उसको सेकंड शिफ्ट में बुलाया गया है, ठीक है, और सेकंड शिफ्ट में वो खुद पर्सनली प्रेजेंट हुआ है, उसके बावजूद उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, उसके बावजूद उसको अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है तो वो ही विल नॉट डीम टू बी लेड ऑफ, उसको ले ऑफ नहीं माना जाएगा और ही इज एंटाइटल टू गेट फुल वेजेस एंड डीए फॉर दैट पार्ट ऑफ द डे, नॉट फॉर द होल डे, फॉर दैट पार्ट ऑफ द डे। क्लियर है ये चीज़। मस्टर रोल पे उसका नाम है, सेकंड शिफ्ट में उसको बुलाया गया था, वो खुद आया भी, मगर उस केस में उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, तो उस केस में वो ले ऑफ नहीं माना जाएगा और उस पार्ट के लिए, उस दिन के उस पार्ट के लिए उसको पूरा वेजेस और डीए भी मिलेगा। क्लियर है ये चीज़ बिल्कुल, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। अब हमको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखो यहाँ से पढ़ते हैं। पहला है द वर्कमैन whose names appear on the muster roll of an industrial establishment present themselves during normal working hours and are not given employment within 2 hours are deemed to be laid off for that day। पूरे दिन के लिए क्या कहा गया, ध्यान से देखना। एक वर्कमैन जिसका नाम मस्टर रोल पर है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के, उसने अपने आप को नॉर्मल वर्किंग आवर्स में प्रेजेंट किया ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद भी उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली 2 घंटे के अंदर अंदर, तो उसे ले ऑफ माना जाएगा उस दिन के लिए। तो ये तो हमने पढ़ा है, बिल्कुल सही है, पहला केस हमने यही पढ़ा है, ठीक है। दूसरा केस है आपका द वर्कमैन हुज नेम्स अपीयर ऑन द मस्टर रोल ऑफ एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, मस्टर रोल में नाम है उसका, प्रेजेंट देमसेल्व्स ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग आवर्स, नॉर्मल वर्किंग आवर्स में उसने अपने आप को प्रेजेंट किया है, एंड आर आस्क्ड टू बी प्रेजेंट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे,
ठीक है, और उसको बोला गया है कि वो सेकेंड हाफ ऑफ द डे में आए, सेकेंड हाफ में आए, मगर उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी गई। सेकेंड हाफ वो आया, ठीक है, उसको बोला गया कि आप सेकेंड शिफ्ट में आना, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी गई। सेकेंड शिफ्ट में वो खुद आया, उसके बाद भी इवन आफ्टर प्रेजेंटिंग देमसेल्फ, अपने आप को प्रेजेंट करने के बाद भी उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी गई, तो उसको क्या माना जाएगा, ले ऑफ माना जाएगा। सेकेंड सॉरी आर नॉट डीम्ड टू बी ले ऑफ, तो उसको ले ऑफ नहीं माना जाएगा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं दी गई है, उसको ले ऑफ नहीं माना जाएगा फॉर द सेकेंड हाफ, एंड आर एंटाइटल्ड टू फुल बेसिक वेजेस एंड डीए फॉर दैट पार्ट ऑफ द डे। ये मैंने आपको अभी बताया थर्ड केस, ठीक है, थर्ड केस। तो उस पार्ट ऑफ द डे के लिए उस पूरी तरीके से एंटाइटल है फुल बेसिक वेजेस के लिए और डीए के लिए भी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर ये पढ़ लेते हैं, द वर्कमैन हुज नेम्स अपीयर ऑन द मस्टर रोल, ठीक है, मस्टर रोल पे जिसका नाम है, जिसने अपने आप को प्रेजेंट किया है नॉर्मल वर्किंग आवर्स में, और उसको बोला गया है कि सेकंड शिफ्ट में आइएगा, सेकंड शिफ्ट में वो आया तो उसको एम्प्लॉयमेंट दे दी गई है, एम्प्लॉयमेंट दे दी गई है, तो हमने उसको क्या माना है, ले ऑफ माना है सिर्फ आधे दिन का। कितने दिन का, आधे दिन का। ये केस भी बच्चों हमने पढ़ा है, ये केस भी हमने पढ़ा हुआ है बिल्कुल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका क्या पूछा गया है, अब आपसे अब पहला स्टेटमेंट दिया है, अब ये तीनों सही है तो ऑब्वियसली यही गलत होना चाहिए। पढ़ लेते हैं एक बार, द वर्कमैन हुज नेम्स अपीयर ऑन द मस्टर रोल, ठीक है, जिसका नाम मस्टर रोल पे है, जिसने अपने आप को प्रेजेंट किया है नॉर्मल वर्किंग आवर्स में, और उससे बोला गया है कि सेकेंड हाफ ऑफ द डे में आना है, मगर उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी गई है। तो इस केस में क्या होता है, इसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी गई है तो हम क्या मान लेते हैं, उसको अगर वो प्रेजेंट हुआ है, इसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी है, तो उसको हम ले ऑफ नहीं मानते हैं, ठीक है, उसको हम ले ऑफ नहीं मानेंगे फॉर द सेकेंड हाफ, एंड आर एंटाइटल्ड टू फुल बेसिक वेजेस, यहाँ तक सही है बिल्कुल, उसको बेसिक पेजेस और डीए भी मिलेंगे फॉर वन फुल डे, बस यहाँ गलत है, यहाँ पर अगर लिख जाता फॉर दैट पार्ट ऑफ द डे तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, आप लोगों को बस यही ढूंढना था। इस क्या लिखा है, फॉर वन फुल डे, नहीं, उसको जब सेकंड शिफ्ट में बुलाया है तो पूरे दिन के लिए एंटाइटल कैसे हो जाएगा वो, ठीक है, तो क्या है वो, फॉर वन फुल डे नहीं आएगा, फॉर दैट पार्ट ऑफ द डे आएगा, इसलिए इसका ए जो है वो स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग ले ऑफ्स। क्लियर है ये चीज़ बिल्कुल, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो ये, ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर विच इज नॉट ट्रू फॉर ले ऑफ्स। क्लियर, चलिए, ये हिंदी वालों के लिए है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो रहा था तो एक स्लाइड पर रखना वॉज नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो ये हिंदी वाले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जर्नल दीन बंधु वॉज द पब्लिकेशन ऑफ दी, जो दीन बंधु जर्नल है वो किसकी पब्लिकेशन है, ठीक है, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की, कंगार हितवर्धक सभा की, मद्रास लेबर यूनियन की, या फिर अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1920 की। अब देखिए क्या हुआ था, इससे पहले आप लोगों को एक चीज समझने की जरूरत है कि एन एम लोखंडे नाम के एक व्यक्ति थे, एन एम लोखंडे, एन एम लोखंडे जो अभी ऊपर क्वेश्चन में भी आए थे, मैंने बोला था इन्होंने थ्योरी नहीं दी है, मगर इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, समझ जाइएगा, फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, एन एम लोखंडे जी को फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया कहा जाता है, क्योंकि ये यही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने पहली बार वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मेंशन किया था और बॉम्बे लेबर कोड के आगे भी रखा था, और साथ ही में इन्होंने ही, एन एम लोखंडे जी ने ही 1880 के बाद दीन बंधु, ये जो जर्नल है उसका पब्लिकेशन स्टार्ट किया था, और एन एम लोखंडे जी ने ही 1890 में सबसे पहला वर्कर का एसोसिएशन जिसका नाम था बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, इसको स्टैब्लिश किया था, किसने, एन एम लोखंडे जी ने 1890 में सबसे पहला वर्कर का एसोसिएशन जो कि जिसका नाम है बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, इसको स्टैब्लिश किया था। क्लियर है ये चीज़, और तो अगर आप ये समझ में आए आपको ये बात, अगर अब आप इसको रिलेट करें तो एन एम लोखंडे जी ने ही दीन बंधु को पब्लिकेशन को स्टार्ट किया था, और उन्होंने ही बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन को स्टैब्लिश किया है, मतलब पहला वर्कर का एसोसिएशन 1890 में, ठीक है, इन्होंने वर्कर्स और वुमेन वर्कर्स के लिए काफ़ी आवाज़ें उठाई हैं, इनको फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया कहा जाता है,
ठीक है, ये याद रखना है। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दीनबंधु किसकी पब्लिकेशन थी, तो अब आप क्या बोल देंगे? अगर नाम आपसे पूछा जाएगा तो आप एन एम लोखंडे जी बोलेंगे, और आपसे एसोसिएशन पूछी गई है तो इसका सही आंसर क्या होगा? बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, क्योंकि इसको ही किसने स्टैब्लिश किया है? एन एम लोखंडे जी ने। क्लियर है ये चीज? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जमशेदपुर लेबर यूनियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन। देखो, जो लेबर यूनियन है ना स्टूडेंट्स, वो अलग अलग लेवल पे हो सकती है। नेशनल लेवल पे हो सकती है, स्टेट लेवल पे हो सकती है, लोकल लेवल पे हो सकती है। क्लियर है ये चीज़? बिल्कुल। नेशनल लेवल मतलब जो सभी इररिस्पेक्टिव ऑफ अ प्लेस, स्टेट, वो सभी जगह से, कंट्री के सभी जगह से जो लोग हैं उनको इंक्लूड कर रही है उसमें। स्टेट मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के लोगों को इंक्लूड कर रही है। लोकल मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों को ही अपनी यूनियन में वो इंक्लूड कर रही है। तो जमशेदपुर लेबर यूनियन क्या है? देखो, जमशेदपुर क्या है? कोई स्टेट तो है नहीं, सिटी है ये झारखंड का। ठीक है, सिटी है ये, और ये सिटी है। ये देखो, सभी लेबर यूनियन को याद करना बच्चों, मैं मानती हूँ पॉसिबल नहीं है, मगर यहाँ आप लोग अपना एक कॉमन सेंस तो लगा सकते हो कि जमशेदपुर क्या है? स्टेट नहीं है। स्टेट नहीं है तो नेशनल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये दोनों तो आपस में ही कैंसिल हो गए। तो क्या होगा ये? लोकल लेवल जनरल यूनियन। लोकल लेवल जनरल यूनियन सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया के जो लोग हैं उनको इस यूनियन में वो इन्वॉल्व करता है। क्लियर है? इसलिए ये क्या है? लोकल लेवल जनरल यूनियन। और देखो, जनरल यूनियन, जहाँ जनरल यूनियन, जनरल यूनियन का मतलब क्या है? अगर आपसे ये भी पूछा जाए ना कि जमशेदपुर लेबर यूनियन का टाइप क्या है, तो वो जनरल यूनियन है। जनरल यूनियन का मतलब होता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर, क्योंकि उनका क्राफ्ट, उनका जो एरिया ऑफ वर्किंग है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उन सभी लोगों ने मिलके, उस एरिया के सभी लोगों ने मिलके, वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी वर्किंग एरिया बैकग्राउंड से हो, उन्होंने मिलकर एक यूनियन बनाई है। ठीक है, जनरल यूनियन इज ओपन फॉर ऑल। तो ठीक है, जमशेदपुर लेबर यूनियन किसका एग्जाम्पल है? एम्प्लॉय कम लोकल लेवल जनरल यूनियन, रीजन कम इंडस्ट्री लेवल इंडस्ट्रियल यूनियन, प्लांट लेवल इंडस्ट्रियल यूनियन, या लोकल लेवल जनरल यूनियन। क्या सही आंसर है? लोकल लेवल जनरल यूनियन। सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट विच ऑफ द गिवन आइटम्स आर नॉट नॉर्मली डेल्ट विद बाय द वर्क कमिटी। आपको ये बताना है कि इनमें से जनरली कौन से ऐसे स्टेटमेंट है, कौन सा ऐसा आइटम है जो नॉर्मली वर्क कमेटी काम नहीं करती है। अब सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि वर्क कमेटी क्या है। वर्क कमेटी, देखो ये क्वेश्चन आपका उसमें से है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बच्चों। वर्क कमेटी आप लोगों ने पढ़ा था वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में, इसमें पढ़ा था वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन में, जिसमें अब देखो, अब एक और चीज़ आपको याद रखनी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन किस में आता है। हमने जब सेटलमेंट मशीनरी पढ़ी थी, प्रिवेंटिव और सेटलमेंट मशीनरी, मतलब जो मशीनरी जो हैंडल करती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को, याद रखो, मशीनरी दैट हैंडल्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो उसमें हमने मेनली दो मशीनरी पढ़ी थी, प्रिवेंटिव और सेटलमेंट मशीनरी। इसमें मैंने आपको बार बार बताया था कि प्रिवेंटिव मशीनरीज क्या है? जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से पहले, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को प्रिवेंट कर रही हैं, उनका मेन मोटिव क्या है कि डिस्प्यूट्स होने नहीं चाहिए, पहले से ही कुछ ऐसे एक्शन ले लिए जाएं जो डिस्प्यूट को प्रिवेंट कर दें, उसको होने से रोक दें, वो होता है। तो इसका मतलब प्रिवेंटिव क्या है? बिफोर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। और सेटलमेंट मशीनरी क्या है? कि अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो चुके हैं, उनको सेटल करने के लिए। मतलब ये क्या था आपका? आफ्टर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अब बिफोर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में प्रिवेंटिव था। प्रिवेंटिव में हमने काफ़ी सारी अलग अलग पढ़ी थी। एक आपने कलेक्टिव बार्गेनिंग पढ़ी थी, एक आपने पढ़ा था वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इसमें आपका ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम भी था, ग्रीवांस सिस्टम भी था, इसी में आपका ट्राइपर्टाइट सिस्टम भी था। तो आपने वर्क्स कमेटी पढ़ा है, देखो ध्यान से देखो कितना अंदर, मतलब सभी चीज़ें किस किस तरीके से इंटर रिलेटेड है। और वर्क्स कमेटी हमने किस में पढ़ा था? वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में पढ़ा था हमने वर्क्स कमेटी। ठीक है, वर्क्स कमेटी, इसका मेन काम क्या था? वर्क्स कमेटी क्या थी बच्चों? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय कर रखा है, उसको वर्क कमेटी बनानी पड़ेगी, जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एम्प्लॉयर की तरफ से भी और एम्प्लॉय की तरफ से भी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो मेनली इंडस्ट्रियल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं।
क्लियर है? तो एक तरीके से वर्क कमेटी किसके अंडर है? प्रिवेंटिव के अंदर, मतलब वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को होने से कहीं ना कहीं रोकेगी, रिलेशन को मेंटेन करके रखने की बात करेगी। आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया हो। अब आप क्वेश्चन गलत नहीं लगाएंगे। देखिए, अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वर्क कमेटी के साथ डील नहीं करता। तो पहला देख लेते हैं, प्रमोटिंग एजुकेशनल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज सच एज रिपोर्ट्स, गेम्स, रीडिंग रूम्स, कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम, सेलिब्रेशंस एक्सेट्रा। ये बिल्कुल करता है। वर्क कमेटी क्या कर रहा है, एक तरीके से वो भी किसके सब हेड के अंदर है? मेन क्या है? प्रिवेंटिव। तो उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रोकने के लिए वो पहले से ही क्या कर रहा है? कुछ एक्शंस ले रहा है, एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, एक्टिविटीज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, जिससे इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे बने रहें। मतलब ये तो डील करता है इसके साथ। फिर मैटर्स रिलेटिंग टू विक्टिमाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज, रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि उन एक्टिविटीज के साथ डील करता है, जैसे अब कन्फ्लिक्ट हो गया है तो उस केस में क्या करना है, कोई विक्टिमाइजेशन, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज में कोई गड़बड़ हो गई है तो उस केस में क्या करना है, लोगों को रिट्रेंचमेंट मतलब काम से निकालना और टेम्परेरी बेसिस पर निकालना, उस केस में वर्क्स कमेटी काम करती है। क्या ये सही है? अब सभी स्टेटमेंट देख लेते हैं फिर देखेंगे। फिर है कंसर्न्स फॉर सेफ्टी एंड एक्सीडेंट प्रिवेंशन, ऑक्यूपेशनल डिसीजेस, इंस्टॉलेशन ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट। सेफ्टी के लिए काम कर रहा है, एक्सीडेंट प्रिवेंट कर रहा है, ये तो इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे बनाने की बात कर रहा है, इसके साथ भी डील करता है। कंडीशन ऑफ वर्क सच एज लाइटनिंग, वेंटिलेशन, टेम्परेचर, वर्कर्स का ध्यान रखा जा रहा है, बिल्कुल इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे होंगे। पहले से ही प्रिवेंट किया जा रहा है, जिसपे वो आवाज़ उठा सकते हैं, पहले से ही उनको वो फैसिलिटी दे दी जा रही है, तो ये इसके साथ भी वो डील करता है। मेन किसके साथ डील नहीं करता? विक्टिमाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ के साथ, रिट्रेंचमेंट के साथ, ले ऑफ के साथ डील वो नहीं करता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होने के बाद जो काम हो रहा है उसके साथ वो डील नहीं करता है। क्लियर है ये चीज़ बिल्कुल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? These all are PYQs have been asked in your exam, in your previous year exams. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेबर स्टडीज मॉडल, according to the International Institute for Labor Studies model, the basic four element of industrial relations are। देखो, आपको याद रखना है पहले तो ये क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेबर स्टडीज़ क्या है बच्चों? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ये एक एजेंसी है, एक वर्किंग इंस्टीट्यूट है जो काम करता है मेनली एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए रिगार्डिंग लेबर स्टडीज़। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बेसिक 4 एलिमेंट्स क्या हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेबर स्टडीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको शायद पता नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर होगा नेगोशिएशन, कोलैबोरेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन नहीं, एनवायरमेंट, पार्टीज, प्रोसेसेस एंड रूल्स, ये इसका सही आंसर है बच्चों। बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेबर स्टडीज मॉडल के अकॉर्डिंग जो 4 बेसिक एलिमेंट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के वो क्या है, ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्या है? एनवायरमेंट, पार्टीज, प्रोसेसेस एंड रूल्स। क्लियर है ये चीज? इसलिए इसका सही आंसर क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्प्लॉयर्स फेडरेशन एट नेशनल लेवल। अब देखो, अगेन आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है। मैंने आपको बताया जो यूनियन है, जो फेडरेशन हैं एम्प्लॉय के वो किस 3 लेवल पे हो सकते हैं, नेशनल और नेशनल, स्टेट और लोकल। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नेशनल लेवल का नहीं है। तो देखो, नेशनल लेवल क्या करता है, सभी जगह के लोगों को इंक्लूड करेगा, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा। देखो, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स, यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया, एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब आप अगर ध्यान से चारों को देखोगे तो ये आपको एकदम लोकेशन मेंशन कर रहा है, साउथ इंडिया। ठीक है, सिर्फ साउथ का पोर्शन, मतलब ये सिर्फ साउथ इंडिया को ही कवर करेगा। तो ये नेशनल कैसे हो सकता है? नेशनल विल कवर ऑल द प्लेसेस ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, तो ये क्या है? साउथ इंडिया, ये लिमिट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सी ही है जो नेशनल लेवल का फेडरेशन नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से आपको अपने कॉमन सेंस से भी आंसर्स लगाने हैं। ये चीज़ समझ में आ गया है आपको? चलो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये जो गिवन स्टेटमेंट है उनमें से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या गलत स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक ट्राइपर्टाइट बॉडी है जो 1919 में इस्टेब्लिश हुई है। यूएन की सबसे पुरानी एजेंसी है जो यूएन के बनने से भी पहले बनी है। यूएन बना है 1945 में और 1946 में ये क्या बन गई थी? यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई थी। ठीक है, और 1946 में यूएन का पार्ट बन गई थी। सबसे पहली और पुरानी एजेंसी है किसकी? यूएन की। क्लियर है ये चीज़? कब फॉर्म हुई है? 1919 में, और इसका पार्ट कब बनी है? 1946 में। और एक और चीज़, इसको नोबेल पीस प्राइज कब मिला है? 1969 में। क्लियर है? अब आपको ये बताना है इन गिवन स्टेटमेंट्स में से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए, तो फर्स्ट है, द ILO हैज़ 3 ऑर्गन्स। 3 ऑर्गन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, गवर्निंग बॉडी एंड द इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। अब आपको याद हो हमने स्ट्रक्चर जब पढ़ा है तो इन तीनों बॉडीज़ को हमने पढ़ा है। बॉडीज ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस पढ़ा है, गवर्निंग बॉडी और इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, ये तीनों ही आते हैं। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, गवर्निंग बॉडी बजट और डिसीजंस को देखता है, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस एक तरीके से फोकल पॉइंट है जो सभी डिसीजंस को सभी काम इसके यहाँ से होते हैं। क्लियर है? ये तो ये 3 मेन बॉडीज हैं ILO की, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर है, इंडिया वॉज नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ILO। ये जब मैंने आपको पढ़ाया था, रिपीट भी किया था कि ये क्वेश्चन आपसे PYQ में पूछा भी गया है, और मैंने आपको बार बार बताया था कि इंडिया ILO का फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, इंडिया ILO का फाउंडिंग मेंबर है। अब देखो, अगर आप एक बार सोचो भी कि ये स्टेटमेंट गलत है और आपने पढ़ा नहीं होगा, तो क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, रीजन भी दिया है उन्होंने क्यों नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो इंडिया है वो ब्रिटिश रूल के अंडर था। ठीक है, इसलिए जब ILO बना तो वो इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर नहीं था। तो मतलब आपको विश्वास दिलाया जा रहा है कि ये स्टेटमेंट तो सही है, मगर यही स्टेटमेंट है जो गलत है और यही इसका सही आंसर है। ILO के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इंडिया वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? देखो, उसके बाद ILO ट्राइपर्टाइट बॉडी है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। इसमें मेनली एम्प्लॉयर, वर्कर्स और गवर्नमेंट तीनों के ही रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आते हैं और मिलके स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। ILO पासिस कन्वेंशन, वो जो स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है उनको कन्वेंशन के रूप में ही पास किया जाता है, एंड रिकमेंडेशंस प्रिस्क्राइबिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना है, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस वॉज। देखो, ये आपको याद रखना है, ये बच्चों हमने पढ़ा है जब हम लोगों ने पूरा ट्रेड यूनियन मूवमेंट पढ़ा था। ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, ये वाला जब हमारा लेक्चर हुआ है उसमें हमने ये टॉपिक पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये 1947 में स्टैब्लिश हुआ था। किसकी वर्किंग से? सरदार वल्लभ भाई पटेल और गुलजारी लाल नंदा की मदद से इसको स्टैब्लिश किया गया था, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस को, जिसको स्टैब्लिश किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की लेबर विंग ने। ठीक है, और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, ये आपको याद रखना है। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए इसका सही आंसर क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ए इज द करेक्ट आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्लियर है? चलिए, अगर आपको और डीप में देखना हो तो हमने एक इसमें पढ़ा है ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, जब हमने लेक्चर लिया है तो उसमें पूरा लाइन से सभी ईयर वाइज आपको प्रॉपर दिया गया था। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वहां जाके देख सकते हो। अब देखो, अब आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। ये क्वेश्चन PYQ में आया है। कहाँ है हेडक्वार्टर्स? वॉशिंगटन, जेनेवा, द हेग, पेरिस। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के? जेनेवा। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एग्रीमेंट
विद द यूनियन, यूनियन के साथ एक एग्रीमेंट है that a worker must be the member of the union at the time of recruitment and that employment is terminated as soon as the workman ceases to be the member of the union. देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि ये क्या है। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो यूनियन के बीच में है कि जब यूनियन जब वर्कर्स को जब अपॉइंट किया जाएगा, जब एम्प्लॉयमेंट, जब रिक्रूटमेंट होगा, तो सिर्फ उन्हीं लोगों का रिक्रूटमेंट होगा जो यूनियन के, ट्रेड यूनियन के क्या हैं, मेंबर हैं, जो ट्रेड यूनियन के क्या हैं, मेंबर हैं। अगर ट्रेड यूनियन से वो लोग मेंबरशिप अपनी हटा लेते हैं तो उसके साथ साथ उनकी जॉब भी चली जाएगी। क्लियर है? तो क्या बात है सीधी सीधी कि सिर्फ उन्हीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट जॉब दी जाएगी जो लोग ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं। ये किस टाइप की यूनियन है बच्चों? सबसे पहले तो याद रखो ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है ये टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन है, टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, ये हमने लेक्चर में पढ़ा है पूरा डिटेल में, इन सबको हमने अच्छे से अलग अलग करके समझा हुआ है। और अगर आपने ये क्लासेस अच्छे से की और रिवाइज किया है तो आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता होगा। देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले है आपका एजेंसी शॉप। देखो एजेंसी शॉप आपकी वो होता है, ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो ट्रेड यूनियन का मेंबर है सिर्फ उसी को जॉब दी जाएगी। इसमें ट्रेड यूनियन के मेंबर को भी और जो ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं है उसको भी जॉब दे दी जाती है। बस यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट हुआ, कोई भी दिक्कत आई, कलेक्टिव बार्गेनिंग करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, उसमें ट्रेड यूनियन की अपनी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो आती है, राइट? तो वो जो नॉन ट्रेड यूनियन मेंबर्स हैं और जो एम्प्लॉयड हैं जिनके पास जॉब है उनको इसकी कॉस्ट देनी पड़ती है ट्रेड यूनियन को, उनको इसकी कॉस्ट देनी पड़ती है ट्रेड यूनियन को जो ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं है। क्लियर है ये चीज़ बिल्कुल? इसे कहते हैं एजेंसी शॉप। फिर आता है आपका यूनियन शॉप। यूनियन शॉप में क्या बात होती है? यूनियन शॉप का एग्रीमेंट होता है कि हाँ जो नॉन ट्रेड मेंबर है, मतलब नॉन ट्रेड यूनियन मेंबर है, जो ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं है, ठीक है, उसको जॉब दे दी जाएगी, मगर इस शर्त के साथ कि जैसे ही उसको जॉब दे दी जाएगी तो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर वो ट्रेड यूनियन का मेंबर बन जाएगा। उसे कहते हैं यूनियन शॉप। ठीक है, कि हाँ ठीक है जो ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं है उसे भी जॉब दे दो आप, मगर जो उसको स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर क्या करना पड़ेगा, यूनियन को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो उसके बाद है क्लोज शॉप। क्लोज शॉप आपका वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूनियन के मेंबर को ही एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इज दी करेक्ट आंसर। अप्रूव्ड क्लोज शॉप कुछ नहीं होता, क्लोज शॉप होता है, और सी इसका सही आंसर है कि जो ट्रेड यूनियन का मेंबर है सिर्फ उसे ही जॉब दी जाएगी। ठीक है, इसलिए सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है हु गेव द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। अब देखो हमने ट्रेड यूनियन की भी थ्योरीज पढ़ी थी अलग अलग, ठीक है, उसमें भी अलग अलग अप्रोचेस थी। उसमें हमसे पूछा गया है कि इनमें से किसने फंक्शनल क्लासिफिकेशन दी थी ट्रेड यूनियन की। ठीक है, ट्रेड यूनियन के ना फंक्शनल क्लासिफिकेशन दिए थे, मतलब टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन बताए थे फंक्शनल बेसिस पर, वो किसने दिए थे? फ्रैंक टेनेनबम ने, सेलिक पर्लमैन ने, कार्ल मैक्स ने, या फिर रॉबर्ट एफ हॉक्सी ने? अब देखिए फ्रैंक टेनेनबम ने क्या कहा था। फ्रैंक टेनेनबम ने ट्रेड यूनियन की थ्योरी दी थी जिसमें इन्होंने बात की थी मशीन वर्सेस मैन की। मतलब इन्होंने बताया था, मतलब ये सभी लोगों ने जो हमने थ्योरीज पढ़ी है उसमें हमको ये बताया गया है कि क्या है, क्यों, कब ट्रेड यूनियन बनती हैं, इनके अकॉर्डिंग कब ट्रेड यूनियन बनी थी। तो फ्रैंक टेनेनबम ने बताया है कि जब क्या हो रहा था, मशीनरीज जो है वो ओवरटेक करती जा रही थी, मशीनरीज कैपिटलिस्ट जो क्लास है वो ज़्यादा पावरफुल होती जा रही थी, मशीनरीज ऐसे काम करती जा रही थी, मशीनरी जो है वो पूरी तरीके से ओवर रूल करती जा रही थी, जिसकी वजह से वर्कर्स को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो यहाँ पर ट्रेड यूनियन स्पेशली इसलिए बनाई गई थी, मशीनरी जो ओवर रूल कर रही है उसको कंट्रोल करने के लिए और अपने पावर्स को, अपने ओल्डर वे ऑफ लाइफ को, अपनी इम्पोर्टेंस को रिस्टोर करने के लिए।
क्लियर है। फ्रैंक टेनेनबम के अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन क्यों बनी थी? मशीनरी का जो ओवररूल कर रही है उसको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद है सेलिक पर्लमैन। सेलिक पर्लमैन ने बच्चों कॉन्शियस सेल्फ कॉन्शियस थ्योरी दी थी, जिसमें बात की जाती है कि वर्कर्स को लगता है कि एक पॉइंट के बाद अब उनको फर्दर कुछ इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है, ठीक है, वो इससे ऊपर कुछ भी अचीव कर ही नहीं पा रहे हैं। क्लियर है, उनको उससे ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं दिए जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ट्रेड यूनियन फॉर्म की जाती है अपने उस कॉन्शियसनेस को दूर करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है आपका कार्ल मैक्स थ्योरी। कार्ल मैक्स थ्योरी बच्चों मेनली क्या था? एक तरीके से पावर की लड़ाई थी। कार्ल मैक्स में दो क्लासेस बताई गई थी, वही कैपिटल क्लास और वर्कर क्लास। इसमें मेनली बताया गया था कि इन दोनों के ही बीच में पावर की लड़ाई होती है, क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर ट्रेड यूनियन वर्कर्स स्पेशली बनाते हैं इस मोटिव के साथ कि उनको कैपिटल क्लास को ओवरथ्रो करना है, ठीक है, उनकी जो पावर है उसको ओवरथ्रो करना है। क्लियर है। और रॉबर्ट एफ हॉक्सी ने जो थ्योरी दी है, इसमें इन्होंने बोला है कि जो ट्रेड यूनियन बनाई जाती है वो सिर्फ इकोनॉमिक रीजंस की वजह से ही नहीं बनाई जाती, सोशल रीजन सोसाइटल रीजंस की वजह से भी बनाई जाती है। और रॉबर्ट एफ हॉक्सी ही हैं जिन्होंने क्या दिया है? जिन्होंने फंक्शनल क्लासिफिकेशन दी है ट्रेड यूनियन की, जो हमने टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन में कवर किया हुआ है डिटेल में। मगर अगर आपसे पूछा जाए कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन ट्रेड यूनियन की किसने दी है, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट एफ हॉक्सी ने दी है। क्लियर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर नोन फॉर अर्निंग हाई एवरेज सैलरीज एंड नॉट परफॉर्मिंग मैनुअल लेबर्स। ये लोग, ये जो यूनियन बनाते हैं, ये वो लोग हैं जो हाई एवरेज सैलरीज उनकी हाई हैं और मैनुअल काम नहीं करते हैं ये लोग। वो कौन सी यूनियन है? जनरल यूनियन। जनरल यूनियन बच्चों वो होती है जिसमें जनरली ऑल आर अलाउड टू ज्वाइन इट, ठीक है, ऐसा कुछ भी इसमें बैरियर नहीं होता, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता, ओपन यूनियन मान सकते हैं आप इसको। क्राफ्ट यूनियन का मतलब होता है कि जो सेम ऑक्यूपेशन से, सेम क्राफ्ट से, सेम वर्किंग एरिया से या फिर सिमिलर वर्किंग एरिया से बिलोंग करते हैं, वो एक साथ यूनियन बनाते हैं। ब्लू कॉलर वर्कर यूनियन का मतलब होता है जो मैनुअल काम करते हैं, जो मैनुअल काम करते हैं, जिनकी एवरेज सैलरीज कम है, उनको कहा जाता है ब्लू कॉलर वर्कर्स यूनियन। और वाइट कॉलर वर्कर यूनियन जो मैनुअल काम परफॉर्म नहीं करते, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जिनकी सैलरी ज़्यादा होती है, उसे कहा जाता है वाइट कॉलर वर्कर यूनियन। जब वो लोग एक साथ आके यूनियन बनाते हैं उसे कहते हैं वाइट कॉलर वर्कर्स यूनियन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया। ये तो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है, अभी बताया है कि फाउंडिंग फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया कौन है? सोराबजी शरपूरजी बंगाली। नहीं, इन्होंने तो बच्चों सबसे पहला क्या किया है? सबसे पहला लेबर एजिटेशन अगर आपसे पूछा जाए कि किसने स्टार्ट किया है, तो वो सोराबजी शरपूरजी बंगाली ने किया है। क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट लेबर एजिटेशन है वो इन्होंने स्टार्ट किया था। और आपसे पूछा जाए लेबर मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ है, तो इन्होंने ही स्टार्ट किया है 1875 में। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यूं ही बता दे रही हूँ क्वेश्चंस में, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ है? 1875 में। सोराबजी शरपूरजी बंगाली, पहला लेबर एजिटेशन। बीपी वाडिया जी ने तो क्या किया था? पहला रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन स्टैब्लिश किया था, जिसको कहते हैं मद्रास लेबर यूनियन। पहला रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इन्होंने ही स्टैब्लिश किया था 1918 में, ठीक है। कब स्टैब्लिश किया था? 1918 में, जिसका नाम था मद्रास लेबर यूनियन। और एनएम लोखंडे और एनएम जोशी जी। अब इसमें आप लोगों को क्लियर रहना है, मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि एनएम लोखंडे हैं जिन्होंने काफ़ी काम किया है, जिनको फादर ऑफ क्या कहा जाता है? ट्रेड यूनियन मूवमेंट कहा जाता है। फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट, जिन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन मिल भी इस्टेब्लिश किया है, और साथ में दीन बंधु जो पब्लिकेशन है वो भी इन्होंने स्टार्ट किया है। और एनएम जोशी जी कौन है बच्चों? सबका अपना महत्व है, ये सब ट्रेड यूनियन मूवमेंट में ही है, मगर फादर एनएम लोखंडे जी को कहा गया है। एनएम जोशी जी ने क्या किया है? 1919 में बच्चों आईएलओ स्टैब्लिश हुई है। उसके बाद जब उसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें एज अ रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव जो गए थे वो गए थे एनएम जोशी।
क्लियर है ये चीज, पहले जो गए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, NM लोखंडे। इनको फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट एवर, FIRST, फर्स्ट एवर लेबर डे इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहली बार लेबर डे जो बनाया गया, अब देखो यहाँ पर डेट तो एक ही है, फर्स्ट में, फर्स्ट में, फर्स्ट में, फर्स्ट में, तो आपको ये तो पता है कि लेबर डे कब बनाया जाता है, फर्स्ट में को। अब यहाँ पे डेट भी चेंज हो सकती है, तो एक इशू आपको यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है लेबर डे जो है वो फर्स्ट मई को बनाया जाता है, फर्स्ट मई को। अब आपसे पूछा गया है किस साल में ये लॉन्च हुआ था, 1920, 21, 22, 23। ये आप लोग याद कर लीजिए अगर नहीं पता है तो। 1923 में पहली बार, फर्स्ट मई 1923 को लेबर डे जो है वो लॉन्च किया गया है इंडिया में। क्लियर है ये चीज़ बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल्स ऑफ वर्कर्स एजुकेशन। आपसे पूछा गया है कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है इन चारों ऑप्शन में से जो वर्कर, देखो ये पहले तो क्वेश्चन है, हमने पढ़ा था वर्कर्स एजुकेशन, हमने पढ़ा था वर्कर्स एजुकेशन। ठीक है, उसमें लेवल्स होती हैं, लेवल्स ऑफ वर्कर्स एजुकेशन। लेवल्स ऑफ वर्कर्स एजुकेशन में आपकी 3 लेवल होती हैं, 3 लेवल होती हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं। नेशनल लेवल, रीजनल लेवल एंड यूनिट, जिसको आप विलेज लेवल भी बोलते हो, जिसको आप विलेज लेवल भी बोलते हो। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा लोकल लेवल। लोकल कोई लेवल नहीं होती वर्कर्स एजुकेशन की लेवल्स में। ठीक है, और ये जो 3 लेवल होती हैं, जैसे नेशनल लेवल है, नेशनल लेवल में बड़े बड़े जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनको एजुकेशन दी जाती है, ताकि वो सॉरी उसको टिकल डाउन डाउन ये क्या करते हैं, पहले नेशनल लेवल पे एजुकेशन दी जाती है, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, इसको इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको CAB जो सेंट्रल बोर्ड है वो खुद क्या करती है, सिलेक्ट करती है। उसके बाद ये जो एजुकेशन है वो रीजनल ऑफिस तक जाती, रीजनल बेसिस पर स्प्रेड की जाती है। ठीक है, जो एजुकेशन नेशनल लेवल पे दी जाती है वो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वर्क टीचर्स के क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ टीचर्स कहा जाता है, क्योंकि ये जितनी भी टीम बनेगी यहाँ पे टीचर्स की, उनको एडमिनिस्टर करते हैं, उनको देखते हैं, और यहाँ पर जो भी पोजीशंस होती हैं उनको जॉब पोजीशन पे भेजने से पहले ये एजुकेशन दी जाती है। फिर रीजनल लेवल पे क्या होता है, यहाँ पर जिनको भी एजुकेशन दी जाती है वो भी, उनको भी सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर जितने भी लोगों को एजुकेशन दी जाती है वो लोग, उनको क्या कहा जाता है, एक तरीके से टीचर का ट्रेनर कहा जाता है। मतलब इनको एजुकेशन इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो आगे चल के जो भी फर्दर ये जो यूनिट लेवल पे है वो, देखो क्लियर, यूनिट लेवल पे जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली वर्कर्स को एजुकेशन देते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्टली वर्कर्स को एजुकेशन देते हैं। तो ये क्या हो गए आपके टीचर। इन टीचर को भी ट्रेन कौन करता है, जिन्होंने रीजनल लेवल पे एजुकेशन गेन की है। ठीक है, और इनको भी कौन ट्रेन करता है, जिन्होंने नेशनल लेवल पे एजुकेशन ली है, दैट्स इट। इसलिए रीजनल लेवल वालों को टीचर्स ट्रेनर बोला जाता है, नेशनल लेवल वालों को टीचर्स एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है। क्लियर है ये चीज़ बिल्कुल। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये 3 लेवल याद रखनी है, नेशनल लेवल, रीजनल लेवल और यूनिट, जिसको विलेज लेवल भी बोलते हैं। क्लियर है ये चीज़, तो लोकल लेवल इज नॉट द लेवल ऑफ वर्कर्स एजुकेशन। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज में एग्री टू सेटल द डिस्प्यूट बाय अपॉइंटिंग एन इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल पर्सन कॉल्ड डैश हु लिसन्स टू बोथ द पार्टीज एंड देन गिव्स अस जजमेंट। आपको बताना है कि इस डैश में क्या आएगा। ये एक ऐसा बंदा है जिसको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही मिलकर एग्रीमेंट के साथ उसको अपॉइंट करते हैं। क्यों, अपने जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुए हैं, जो भी दिक्कतें हुई हैं, उनको सेटल करने के लिए। और ये जो बंदा है वो क्या करता है, वो क्या करता है, हु लिसन्स टू बोथ द पार्टीज एंड देन गिव्स हिज जजमेंट, जो क्या करता है, अपना जज दोनों ही पार्टीज को सुनने के बाद जजमेंट देता है। तो एक तो यहाँ पर बात हो रही है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो चुके हैं, मतलब अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो चुके हैं तो देखो यहाँ सेटलमेंट मशीनरी की बात होती है। और सेटलमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा था, कंसिलिएशन,
कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन। ठीक है। अब देखो, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि ये वो बंदा है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही अपने एग्रीमेंट के साथ उसको अपॉइंट करते हैं। तो दोनों ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जब एग्रीमेंट के साथ अपॉइंट करते हैं तो वो कंसिलिएशन ऑफिसर भी हो सकता है। कंसिलिएशन के केस में भी कंसिलिएशन ऑफिसर तो होते हैं, कंसिलिएशन ऑफिसर और बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। कंसिलिएशन क्या होता है? जो दोनों ही पार्टीज को सुनता है और दोनों को ही कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो एक कॉमन पॉइंट पर आ जाए। तो इस इनको भी कौन अपॉइंट करता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में एग्रीमेंट करके ही इसको अपॉइंट करते हैं। मगर कंसिलिएशन क्या करता है? जजमेंट नहीं देता है। कंसिलिएशन ऑफिसर दोनों ही पार्टीज को कन्विंस करने की कोशिश करता है ताकि वो एक कॉमन पॉइंट पर आ जाए। तो कंसिलिएशन का तो कुछ नहीं होगा। देखो, कंसिलिएशन में दो तरीके से हो सकता है, कंसिलिएशन ऑफिसर से और बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन से। पहले कंसिलिएशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, अगर उससे वो मसला नहीं हल हो पाता है तो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन आता है जिसमें 4-5 मेंबर होते हैं। ठीक है। मगर ये लोग क्या करते हैं? कन्विंस करने की कोशिश करते हैं दोनों पार्टी को, जजमेंट नहीं देते हैं। यहाँ पे मेन बात क्या है? जजमेंट देते हैं। तो कंसिलिएशन तो नहीं होगा। मीडिएटर तो हमने ऐसा कोई टर्म ही नहीं है सेटलमेंट मशीनरी में। सेटलमेंट मशीनरी में हमारे क्या क्या है? आर्बिट्रेशन है, एडजुडिकेशन है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आपका होता है जब कंसिलिएशन से नहीं हो पाता, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के पास राइट होता है कि वो पूरे मैटर को इंक्वायर कर सकती है, फैक्ट्स जमा कर सकती है। ठीक है। उसके बाद आर्बिट्रेशन होता है, एडजुडिकेशन होता है। आर्बिट्रेशन जो होता है, इसमें जो बंदा होता है उसको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय अपनी मर्जी से अपॉइंट करते हैं। मगर आर्बिट्रेटर के पास ये भी राइट होता है कि वो क्या कर ले? फैक्ट्स को जमा कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है और साथ में उसको कंसिलिएशन वो क्या करता है? जजमेंट भी देता है। साथ में वो क्या करता है? जजमेंट देता है। पहले पूरे मैटर का इंक्वायर करेगा क्यों इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुए हैं, और आर्बिट्रेटर को दोनों ही पार्टीज मिलकर अपॉइंट करती हैं क्योंकि वो एक लंबे प्रोसीजर में नहीं जाना चाहती, कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, एडजुडिकेशन के प्रोसेस में नहीं पड़ना चाहती क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। आर्बिट्रेशन उनको सस्ता पड़ जाता है और जल्दी हो जाता है। इस केस में भी, आर्बिट्रेशन में भी बस ये होता है, दोनों पार्टीज मिल के उसको अपॉइंट करती हैं और आर्बिट्रेटर जजमेंट देता है, कंसिलिएशन जजमेंट नहीं देता है, वो कन्विंस करता है। क्लियर है। और एडजुडिकेशन तो अल्टीमेट लीगल रेमेडी है जिसमें क्या किया जाता है? कोर्ट के पास चले जाता है। अब कुछ नहीं बचा तो भाई एडजुडिकेशन से ही मसले हल होंगे। ठीक है। तो दोनों पार्टीज जब मिलके अपॉइंट करती हैं और जजमेंट देती है तो वो बंदा होता है आर्बिट्रेटर। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 डिफाइंड डैश एज द टेम्परेरी शटिंग डाउन और क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ बिजनेस बाय द डैश। ध्यान से देखना है आपको, ये किसका क्वेश्चन है ये अब आपको खुद पहचानना है। देखो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग उसने एग्जैक्ट डेफिनेशन है बच्चों, उसने बोला है कि ये कोई लोग हैं जो प्लेस ऑफ बिजनेस को बंद कर देते हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस को बंद करते हैं उसको, और किस बेसिस पे? टेम्परेरी बेसिस पे बंद करते हैं। अगर परमानेंट बेसिस पे बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्लोजर। ठीक है, याद रखना, टेम्परेरी बेसिस पे बंद करते हैं। अब देखो, स्ट्राइक एम्प्लॉय, स्ट्राइक एम्प्लॉयर, लॉकआउट एम्प्लॉय, लॉकआउट एम्प्लॉयर। अब आपको ये बताना है यहाँ पर कि वो स्ट्राइक होता है या लॉकआउट होता है और एम्प्लॉय करते हैं या एम्प्लॉयर करते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर आपको सबसे पहले यही चीज क्लियर है कि स्ट्राइक कौन करता है और लॉकआउट कौन करता है। स्ट्राइक कौन करता है? काफी बार बताया है, वर्कर्स मतलब एम्प्लॉयज करते हैं। लॉकआउट कौन करता है? एम्प्लॉयर्स करते हैं। लॉकआउट कौन करता है? एम्प्लॉयर्स करते हैं। तो स्ट्राइक और एम्प्लॉयर तो सही कॉम्बिनेशन है ही नहीं, पहले तो सही कॉम्बिनेशन ही देख लो। स्ट्राइक एम्प्लॉय करते हैं और लॉकआउट एम्प्लॉयर करते हैं, मतलब इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अब मगर आपको ये बताना है कि प्लेस ऑफ बिजनेस बंद करने का किसके पास हक है? स्ट्राइक एम्प्लॉयज तो क्या कर सकते हैं? अपना काम रोक सकते हैं, अपने बेसिस पे बंद कर सकते हैं। मगर प्लेस ऑफ बिजनेस कौन बंद कर सकता है टेम्परेरी बेसिस पर? एम्प्लॉयर। कौन बंद कर सकता है? एम्प्लॉयर।
प्लेस ऑफ बिजनेस को कौन बंद करेगा? एम्प्लॉयर बंद कर सकता है, और वो किसके अगेंस्ट यूज करता है? एम्प्लॉय के अगेंस्ट, स्ट्राइक के अगेंस्ट। तो ये क्या हो जाएगा? लॉक आउट। ये क्या हो जाएगा? लॉक आउट, टेम्परेरी बेसिस पर प्लेस ऑफ बिजनेस को बंद करना एम्प्लॉयर के द्वारा, बाय द एम्प्लॉयर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका? लॉक आउट और एम्प्लॉयर। सही आंसर हो जाएगा डी इज दी करेक्ट आंसर। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 डिफाइंड लॉकआउट एज द टेम्पररी शटिंग डाउन और क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस बाय द एम्प्लॉयर। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? तो बच्चों ये आपका था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये सभी आंसर्स हैं, आई होप आपको समझ में आया हो। सिर्फ इन क्वेश्चंस कहीं नहीं, आपको इन क्वेश्चंस के साथ काफ़ी सारी चीज़ों का पता चला हो। हमने जो क्लासेस में क्वेश्चंस किए हैं, अराउंड 90 to 100 क्वेश्चंस हमने क्लासेस में कर लिए हैं। सभी क्लासेस में कुछ ना कुछ एमसीक्यूज थे, उसमें भी पीवाईक्यूज थे, वो बिल्कुल भी यहाँ रिपीट नहीं किए गए हैं। तो वो क्वेश्चंस आप ज़रूर देख लेना, ठीक है? वो क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो जो क्वेश्चंस वहाँ ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए गए थे वो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर चुके हो। उसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसके लिए आपके लिए पूरा एक सेशन ले लिया गया है, ठीक है? तो इसी के साथ आपकी आज की क्लास ख़त्म होती है। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो, ठीक है? क्योंकि हमने क्वेश्चंस के साथ आपके बाकी के कॉन्सेप्ट भी आपके रिवाइज हो गए हों, और आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें भी पता चली हों, ठीक है? चलिए, तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।